नमस्कार, आई वेलकम टू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की मिक्स प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? ऑप्शन है ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी तराइन का तृतीय युद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध में हराया था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने पराजित किया, जो कहाँ के थे? गुजरात के थे। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाहरी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है? ऑप्शन ए बर्बन, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी बुशमैन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुशमैन जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल में क्षेत्र में पाई जाती है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेग्रो जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य अफ्रीका में निवास करती है नेग्रो जनजाति। सेमांग जनजाति मलेशिया में निवास करती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना देश में अवस्थित है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए अब्दुल कादिर, ऑप्शन बी गोसुद राज, ऑप्शन सी मौलाना शौरी, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, मौलाना शौरी के द्वारा राजतरंगिणी नामक जो ग्रंथ था उसका फारसी में अनुवाद किया गया था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। राजतरंगिणी भारत का प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है जिसमें प्राचीन कश्मीर का इतिहास का वर्णन है। कालिदास द्वारा लिखी कुछ पुस्तक हैं, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम। एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया था मीन कैम्प, एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बोरा मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? ऑप्शन ए है अमाशय में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी बड़ी आंत में, ऑप्शन डी यकृत में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, छोटी आंत में। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 2 लीटर आंतरिक रस जो है वो स्रावित होता है। ठीक है, आंतरिक रस जो होता है वो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। ठीक है ना। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, पहला पक्वाशय, दूसरा जेजूनम, तीसरा इलियम होते हैं। ठीक है, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जिसमें पहला सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा रेक्टम होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है? ऑप्शन ए संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ऑप्शन बी आपातकालीन उपबंध, ऑप्शन सी वित्त आयोग के गठन से, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग के गठन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 368, जो कि कहाँ से लिया गया? तो अफ्रीका से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। संविधान संशोधन 3 प्रकार से होती है। पहला साधारण बहुमत, दूसरा है 2/3 बहुमत से, और तीसरा है 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के अनुमोदन से। यानी कि 3 प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। आगे है वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है, जो केंद्र व राज्यों के बीच करों के बंटवारे का सुझाव देता है। अनुच्छेद 352 का संबंध है देश के संपूर्ण या आंशिक भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 324 का संबंध है निर्वाचन आयोग का गठन से। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की?
ऑप्शन ए है द्वारकानाथ टैगोर, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया नामक जो पत्रिका था वो निकाला गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंडियन लिंक की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। उदारवादी कांग्रेस संघ की स्थापना 1919 में एस.एन. बनर्जी ने किया। बंगाली के संपादक का कार्य एस.एन. बनर्जी ने किया। और लास्ट है इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आपके ऑप्शन है रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन बी साल्वेडर, ऑप्शन सी फोर्ट जेजा, ऑप्शन डी साओ पाउलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, साओ पाउलो। साओ पाउलो जो है ब्राजील का सबसे बड़ा शहर है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व का कहवा पात्र किसे कहते हैं? तो ब्राजील को कहा जाता है। ब्राजील में कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। विश्व में कहवा का मंडी साओ पाउलो को कहा जाता है। ब्राजील की मुद्रा रियाल है। सेंटोस को ब्राजील का कहवा पत्तन यानी बंदरगाह कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन निम्न में से किस देश में है? आपके ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, बी केनिया, सी ऑस्ट्रेलिया, डी मेडागास्कर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। मर्रे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की नदी है तथा दक्षिण महासागर में गिरती है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भूमि से मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग होता है। पाक जलडमरूमध्य भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। मलक्का जलडमरूमध्य मलाया एवं सुमात्रा को अलग करता है। बेरिंग जलडमरूमध्य रूस एवं अलास्का को अलग करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। बाकर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए गोल्फ, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी बिलियर्ड्स और ऑप्शन डी है बास्केटबॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गोल्फ से संबंधित है बाकर कप। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। गोल्फ से संबंधित कप है जैसे राइडर कप, प्रिंस कप, नोमुरा ट्रॉफी। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित हुआ था। हॉकी से संबंधित कप है आगा खां कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्फ कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और वेलिंगटन कप। ये सब सभी है हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित जो है कप जैसे डुरंड कप, रोवर्स कप, फीफा कप, संतोष ट्रॉफी, सर आशुतोष मुखर्जी कप, कलिंग कप और सुब्रतो मुखर्जी कप, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गुलाबों की लड़ाई हुई थी। ऑप्शन ए हॉलैंड में, ऑप्शन बी पोलैंड में, ऑप्शन सी इंग्लैंड में और ऑप्शन डी है फ्रांस में। तो कहाँ हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, इंग्लैंड में हुई थी गुलाबों की लड़ाई। चलिए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। गुलाबों की लड़ाई ने सामंतवाद को धराशायी कर दिया। रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ। रक्तहीन क्रांति द्वारा राजा विलियम तृतीय को सत्ता प्रदान किया गया। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुआ था। 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर हिटलर ने आक्रमण किया था। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 11 से 20 तक आपको मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक है। टोटल 3 संख्या 1, 2 और ये है तीसरी संख्या। तीसरी से अधिक है मतलब तीसरी संख्या मान लीजिए कि 100 है, तो पहली संख्या इससे 12.5% अधिक मतलब 112.5 और दूसरी 25% अधिक है मतलब 125 है। तो बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का निम्न प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितना है? 112.5
दूसरी संख्या 125 का कितने परसेंट है, तो निकाल देते हैं 100 से गुना 100%। तो दशमलव हटाएंगे, शून्य खत्म हो गए, काट देते हैं 25 से, तो 25 पचे 125 और ये हो जाएगा आपका 25 गुना 45, इतना से कट जाएंगे, फिर काट देंगे तो आ जाएगा आपको 9 पचे 45, यानी कि 90% ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है एक निश्चित राशि को पी क्यू और आर में इस तरह बांटा गया कि P को मिलने वाले प्रत्येक रुपया, मतलब P को जब मिलता है कितना 1 रुपया, P को मिलता है 1 रुपया के लिए Q को 75 पैसे मिलते हैं। मतलब P को मिलते हैं 1 रुपया तो Q को मिलता है 75 पैसा। मतलब P और Q का रेशियो बोले तो इसको 1 रुपया मतलब 100 पैसा, तो इससे मिलता है 75 पैसा। यानी हम रेशियो बोले तो P अनुपात Q का जो आ जाएगा आपका 4:3। 25 से काटेंगे तो 25 दिया। ठीक, आगे बोल रहा है कि Q को मिलने वाले प्रत्येक रुपया और R को मिलने वाले 50 पैसे मिलते हैं। जब Q को 1 रुपया मिलता है तो R को 50 पैसा मिलता है। यानी कि जब Q अनुपात R निकालते हैं तो Q को यदि 1 रुपया यानी 100 पैसा तो R को मिलता है 50 पैसा। यानी रेशियो हम बोले तो आ जाएगा आपका 2:1। ठीक है, तो Q अनुपात R आ जाएगा आपका 2:1। यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे P अनुपात Q अनुपात R का, यानी 8, 6 और 3 के रेशियो आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि यदि कुल योग में R का हिस्सा 36 रुपया है, R को मिल रहा है कितना 36 रुपया, यहाँ R को कितना मिल रहा है, R को मिल रहा है 3 रुपया, तो R की तुलना R से करेंगे। पूछ रहा है P का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो P का हिस्सा कितना है 8 रुपया, तो गुना 8 से कर देंगे, कट जाएगा 12×3 = 36, 12×8 = 96, यानी टोटल। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब धनात्मक संख्याएं x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 17, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। जब 4x - 2y + 3z को 31 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए समझना है, x को हम भाग करते हैं 31 से तो शेषफल आता है कितना 17। ठीक है, y को यदि भाग करते हैं 31 से तो शेषफल आता है आपका 24, और z को यदि भाग देते हैं 31 से तो आपका शेषफल जो बचते हैं वो बचता है आपका 27। अब यहाँ से हम पहले x की मान निकालेंगे। अब x की मान कब निकलेगा, जब हम कोई ऐसा संख्या रखेंगे यहाँ x की मान कि हम उसमें भाग दें तो शेष 17 बचे। अब उसके लिए हमें या तो सोचना पड़ेगा या सिंपल तरीका है, आपको 31 + 17 को जोड़ देना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 48। अब देखिए 48 में यदि 31 से भाग देते हैं तो 17 शेषफल बच रहा है, यानी कि दोनों का योग कर रहे हैं तो आपका संख्या जो है वो प्राप्त हो रहा है। यानी x की वैल्यू 48, y की वैल्यू जो आ जाएगा आपका 31 + 24 55, उसी तरह से z की मान जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 31 + 27 यानी 58। ठीक है, अब यहाँ से x, y और z के मान मिल चुके हैं। अब यहाँ से हम रख देंगे मान, यहाँ x का मान रखें कितना 48 यानी 4 × 48 यानी 192 माइनस 2y है, 2y का मतलब है 55, 55 दूनी 110 प्लस 3z यानी 58 × 3 यानी बोले तो 60 × 3 करेंगे तो आ जाएगा आपका 180। 180 में यदि हम 6 घटाते हैं, कहें कि 58 में 60 2 की कमी है तो 2 3 6 घटाएंगे तो 6 कम होगा तो आ जाएगा आपका 174, यानी 58 × 3 174, भाग देना है इसे आपको 31 से। अब चलिए निकाल लेते हैं, -110 + 174 दोनों को यही कर देंगे अंतर तो हो जाएगा आपका +64, +64 को 192 में जोड़ देंगे अपन तो आपका जो आ जाएगा वो 4 2 6 19 6 25 यानी 256/31। अब यहाँ से हम भाग देंगे तो आ जाएगा 30 × 8 करते तो कितना 240, तो 31 × 8 करेंगे तो 248, यानी शेष जो बच जाएगा कितना आ जाएगा आपका 8 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका 8 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोल रहा है √128 + √72 बटे √32 का जो मान होगा वो क्या होगा। अब इसे हम लिखेंगे पहले इस रूप में,
√2 गुने √64 लिख सकते हैं। इसका होता है √a गुना √b यदि करते हैं तो आपका जो मान आता है √ab। ठीक है, इसी में इसको भी हम, तो जब हम इस टाइप में गुना करते हैं तो a प्राप्त होता है, तो इसको हम तोड़ के इस रूप में लिख सकते हैं। सेम इसी रूप में लिख दिए, √2 गुना √64 √128 प्लस इसको भी लिख सकते हैं √2 गुना √36 बटे √2 गुना √16। ठीक है, अब यहाँ से देखिए √2 कॉमन है तो निकाल लेंगे यहाँ से क्या, √2 कॉमन निकलेगा तो आपको एलसीएम बच जाएगा कितना, 64 का वर्गमूल कितना 8, 36 का वर्गमूल 6, यानी कि आप बोले तो 8 + 6 14, इस रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ आ जाएगा आपका √2 गुना वर्गमूल इसका हो जाएगा 4, 2 से 2 √2 से √2 कट जाएंगे, आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14, यानी कि वैल्यू जो हो जाएगा आपका 3.5। ठीक है, यानी 3.5 इसका राइट आंसर होंगे। ठीक, इस प्रकार से इसे जल्दी से हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है 7 + 2 √10 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल मतलब कि इस रूप में निकालना है, इसका वर्गमूल ऐसे निकालते हैं। यदि कोई बोलता है आदमी 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो उसके दिमाग में तो अपन यही सोचते हैं कि 16 का वर्गमूल इस टाइप से निकलेगा, तभी बोलते हैं कितना 4। ठीक है, इसको ही सेम उसी तरह से निकालना है। चलिए देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में हमें सबसे ध्यान देना होगा कि यहाँ जो आना चाहिए वो आपको 2 रहना ही चाहिए, तभी ए जो आपको टूटेगा वो a + b के होल स्क्वायर पर हमेशा बनते हैं ज़्यादातर। तो हम लिखेंगे a² + b² + 2ab। तो 2 यहाँ रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि ये ab होंगे, और ab रहने का मतलब है कि कोई ऐसा संख्या लेना है, यदि दोनों को हम गुना करें तो आपको आ जाएगा मान कितना √10 आना चाहिए, और यदि हम उसका स्क्वायर तोड़ते हैं तो हमें इस रूप में वैल्यू प्राप्त होना चाहिए, यानी 7 प्राप्त होना चाहिए। अब देखिए √5 + √2 हम यहाँ से लेंगे, √2 √5 यदि हम लेंगे या √5 √2 लेंगे, बात बराबर है। यहाँ की इसका यदि हम होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, √2 + √5 का होल स्क्वायर प्राप्त करते हैं तो हमें जो वैल्यू है पूरा यह प्राप्त होना चाहिए, तभी मानेंगे कि ये सही है। तो चलिए देखते हैं। a² मतलब कि 2, b² मतलब 5 + 2ab, इस प्रकार से बोल सकते हैं। तो देखिए हो गया 5 2 7 + 2 √10 लिख सकते हैं, √2 × √5 √10 आ गया। यानी हम बोल सकते हैं कि a जो है आपको इसी चीज़ को तोड़ करके लिखा हुआ है, यानी कि इस रूप में हम इसे लिखेंगे √2 + √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएंगे तो बच जाएगा आपका क्या, √2 + √5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, यानी √2 + √5, ये आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बोल रहा है x अनुपात y बराबर 6:5 दिया है, और आगे दिया है z अनुपात y बराबर 9:25। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे y अनुपात z, इसको उलट के लिखेंगे तो आपस में ये जब समान रहेगा तो निकल जाएंगे आराम से। चलिए, तो y का जो वैल्यू है वो आपका कितना है 25, और z की जो वैल्यू है वो आपका कितना है 9, लिख दिया 9। अब यहाँ से निकालेंगे सिंपल, x रेशियो y रेशियो z, तो 25 × 6 = 150, 25 × 5 = 125 और 9 × 5 = 45। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x और z का अनुपात क्या होगा, x का और z का। तो x का जो वैल्यू है वो आपका है 150, और z का जो वैल्यू है वो है आपका 45 यहाँ आएगी 45। इसे कट कर देंगे तो हो जाएगा 30 × 5 = 150 और 9 × 5 = 45, और कट रहा है अभी 10 दिया 3 दिया, यानी 10:3, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होंगे। जैसे रेशियो निकालते हैं ना, a/b बराबर 1/2, b/c बराबर 3/5, तो अपन लोग रेशियो निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है इस रूप में लिखना कि दोनों ये जो संख्या है ये आपस में क्या हो जाए, बराबर कर ले, यानी कि इक्वल में इस रूप में लिख लें। तो रेशियो निकालने का तरीका होता है a/b/c।
यानी ए निकालना है तो दोनों को गुना करेंगे, बी निकालना है तो 3 से गुना करेंगे और सी निकालना है तो आप इस रूप में गुना करेंगे, यानी कि 3:6:10। ठीक है, इस रूप में इसे हम सजा करके लिख लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बोल रहा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। सम संख्या है 7 टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। इसका औसत बोल रहा है 36 है। तो औसत मतलब बीच वाली संख्या ना, सबसे बीच वाली संख्या जो है वो कितना है, 36 है। लेकिन बोल रहा है कि सभी के सभी क्या क्रमागत सम संख्या है। तो देखिए सम संख्या, इसके पहले अब कौन आ जाएगा, 34, इसके पहले कौन आ जाएंगे, 32, और इसके पहले क्या आ जाएगा, 30। क्रमागत सम संख्या, इधर आ जाएगा सम संख्या बढ़ते क्रम में कौन, 38, फिर आ जाएगा 40, फिर आ जाएगा आपका 42। तो औसत का मतलब ये होता है कि औसत जो होता है बीचों बीच की संख्या होते हैं, यानी औसत निकालने की जब भी मौका मिले या निकालना हो तो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या को योग करके 2 से भी भाग देंगे तो आपको एवरेज ही निकलेगा। जैसे 30 और 42 दोनों को जोड़ेगा तो आ जाएगा कितना आपका 72। 72 को भी भाग देंगे तो कितना आएगा 36, जो कि औसत कितना है 36। या डायरेक्ट दिया है औसत मतलब बीचों बीच वाली संख्या वो दिया है। ठीक है, तो बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या था 42 है, और सबसे छोटी संख्या कितना है 30। के बीच का अंतर क्या है, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का है 12 का। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया 12। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं। लिखा है 100 छात्रों की गणित में औसत अंक 30 है। 100 छात्र है, उसका जो औसत दिया है आपका 30 दिया है। बोल रहा है बाद में यह पाया गया कि एक छात्र 30 अंकों को गलती से 20 पढ़ लिया, यानी सही पढ़ना चाहिए था उसे कितना 30, लेकिन उसने गलती से पढ़ लिया कितना 20। तो गलती से यदि पढ़ लिया तो औसत कम गया ना, औसत सही पढ़ता तो औसत क्या रहता, ज़्यादा रहता, यानी जो 30 है इससे ज़्यादा औसत रहता। अब कितना ज़्यादा रहता, देखिए 20 से होता है कितना 30, यानी 10 का अंतर था। तो टोटल औसत में 10 का अंतर, तो टोटल संख्या है 100, तो 100 में कितने का अंतर हो जाएगा प्रत्येक संख्या में, यानी 0.1 का अंतर रहता है, यानी 0.1 और सभी में अधिक रहता। तो जो नया औसत यानी सही जो औसत था वो कितना होना चाहिए था 30.1 होना चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 30.1। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। बोला एक धनराशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8800 रुपया हो जाती, मतलब कोई धनराशि था जो 8800 बन गया, मतलब मूलधन कितना था पता नहीं है। तो बोल रहा है वह धनराशि रुपया में क्या है, मतलब धनराशि हमें ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं मूलधन कितना था 100 रुपया, मूलधन हम 100 रुपया मान लिए, तो इसका ब्याज जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा मूलधन गुने समय कितना 4 वर्ष, दर 25/100, यानी हम बोले तो ब्याज आ जाएगा आपका 100 रुपया। तो विषधन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि हम बोले तो जो विषधन हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, विषधन जो हो जाएगा वो आपको हम बोल सकते हैं कितना 200 रुपया। यहाँ विषधन कितना है 8800, तो विषधन का तुलना अपन कर देंगे विषधन से। बोल रहा मूलधन क्या है, तो मूलधन कितना था 100, गुना कर देंगे 100 से, काट देंगे तो हो जाएगा 44, यानी कि मूलधन कितना था 4400 रुपया था। ठीक है, एक क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बोल रहा 3 मित्र ए बी सी एक व्यापार में 3:2:6 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने बाद सी अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लेता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 53,010 रुपये है तो ए द्वारा अर्जित लाभ क्या है। पहले तो साझेदारी में लाभ का जो रेशियो होता है वो सीखेंगे किस प्रकार से होता है। तो होता है इसमें पूंजी गुना समय। ठीक है, ये साझेदारी में होते हैं। अब चलिए देखते हैं। ए बी और सी 3 मित्र हैं जिसमें पूंजी लगाया 3:2:6 के रेशियो में पूंजी लगाया इन्होंने। इसमें पता करेंगे कि कितने वर्ष के लिए रोजगार हुआ था। तो टोटल वर्ष के लिए अंत में बोला मतलब 1 वर्ष के लिए रोजगार हुआ।
तो ए और बी अपनी पूंजी जो है पूरे साल भर लगाया 3 रुपया, इसने लगाया पूरे 12 महीना और इसने भी लगाया पूरे 12 महीने तक, क्योंकि कहीं हटाने की बात नहीं है। सी के बारे में बोला कि 6 महीने बाद आधा पूंजी निकालता है, मतलब 6 रुपया जो रखता है वो 6 महीने तक रखता है, उसके बाद आधा पूंजी निकाल लेता है कौन, सी, यानी रखता है कितने व्यापार में 3 रुपया, ये भी अगले 6 महीने तक रहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका लाभ का रेशियो, ये हो गया लाभ का रेशियो, हो जाएगा कितना 36, 24 और कितना 54, 6 जगह 36 18 54। अब इसे काट देते हैं, 6 बराती सब कट जाएंगे, 6 छक्का 36, 6 चौ 24 और 9 छक्का 54। ये हो गया आपका लाभ का रेशियो। अब बोला टोटल जो कुल लाभ है वो कितना है 53,010। यहाँ टोटल लाभ कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 9 19। तो बोल रहा है ए का लाभ क्या है, तो ए का लाभ कितना है 6, गुना कर देंगे 6 से। अब इसे भाग देते हैं, चलिए भाग देते हैं इसे, तो हो जाएगा 2 मराती 19 दूनी 38, 38 15 यानी 150 पर 150 शेष हो गए, तो 19 7 33 से 133 17 1 यानी 19 नमा 71 से 0, इतना मराती ये कट जाएंगे। इतना गुने 6 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 9 छक्का 54, 5 से और हो जाएगा आपका 7 छक्का 42 5 47, 4 6 दूनी 12 4 16 और 1 शून्य बैठा देंगे, यानी 16,740 रुपया। यानी ए द्वारा जो लाभ प्राप्त किया गया वो 16,740 रुपया मिला था इन्हें लाभ। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है कल की क्यूज का क्वेश्चन, कल की क्लास नहीं हुए थे तो परसों की ये जो क्लास था उसका क्यूज है और उसका एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। पूरा एक व्यापारी ने एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत लेकर 75 रुपये में बेची। मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था 100 रुपया। अब 1% लाभ प्राप्त करके 75 रुपये में उसने बेचा, तो 1 वस्तु है 100 रुपये की वस्तु है, इस पर उन्होंने 1% प्राप्त किया लाभ, यानी 100 प्लस 1% में बेचा, तो परसेंट हटाएंगे तो 100, ये टोटल हो गया आपका विक्रय मूल्य। और इधर बेचता है टोटल कितने में 75 रुपये में, तो दोनों विक्रय मूल्य आपस में क्या हो गए बराबर। ठीक है, अब इसे अपन हल कर देंगे सिंपल, तो हो जाएगा आपका कितना x² प्लस 100x माइनस 7500 लिख सकते हैं इसे हम, माइनस 7500 बराबर 0। अब यहाँ से आ गया द्विघात समीकरण, इसको हम तोड़ेंगे, इसको ऐसा तोड़ना है 7500 को कि गुना करें तो आपको माइनस 7500 आ जाए, और यदि जोड़े या घटाएं उसी संख्या के तो प्लस में 100 आ जाए। ठीक है, इसके लिए सिंपल हो जाएगा आपका कितना 150 गुने कर दें कितना 50, जो कि 50 हम बात रख ले हैं माइनस में। ठीक है, तो देखिए गुना करते हैं 150 गुने 50 तो माइनस 7500, यदि दोनों का हम क्या करते हैं दोनों में यदि अंतर करते हैं संख्या में तो आ जाएगा कितना प्लस में 100, यानी घटाएंगे तो प्लस, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आ रहा है कितना प्लस में 100 आ रहा है, यानी जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा प्लस में। तो ये जो संख्या है आपको जो माइनस संख्या रहता है वो लास्ट में आपको क्या आ जाएगा प्लस में, जो x की वैल्यू जो आएगा वो आपको माइनस वाला आएगा आपको प्लस में। तो x की जो वैल्यू आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 50, और ये जो 150 आते हैं ये x की वैल्यू लास्ट में आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस में 150, जो कि माइनस में अपने को नहीं लेना, अपने को प्लस में लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका हो जाएगा 50 रुपया, यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था कितना था 50 रुपया। अब एक बार थोड़ा सा समझेंगे इसे, यदि डिटेल में करना तो कैसे करेंगे, तो देखिए x² प्लस 150x माइनस 50x माइनस 7500 बराबर 0। यहाँ से ले लेंगे x कॉमन तो हो जाएगा x प्लस 150, यहाँ से ले लेंगे कितना 50 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस 50 तो x प्लस कितना आ जाएगा 150। ठीक है, बराबर 0। ये दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 150 इंटू आ जाएगा x माइनस 50 बराबर 0। अब दोनों संख्या आपस में क्या बराबर है, यानी a बराबर भी 0 और इतने बराबर भी 0, यानी हम बोले तो x प्लस 150 बराबर भी 0 है और x माइनस 50 बराबर 0, यानी इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा कितना x बराबर माइनस 150 और इसका आ जाएगा x बराबर 50। तो आपका x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 50, तो माइनस का अपने को नहीं लेना है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था कितना था, 50 रुपया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आज की क्यूज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, आप इसे हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।